हेलो फ्रेंड, मैं साई में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग जो कल बात किए थे कि गैप अप होगा और उसके बाद एक मतलब हो सकता है गैप अप होने के बाद एक बार पुल गिरावट आए और बैंक निफ्टी जो है वैसे बिहेव भी किया है। और एक ट्रेंड लाइन ये था जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे था। जो ट्रेंड लाइन देखा जाए तो ये वाला ट्रेंड लाइन आज ठीक बैंक निफ्टी वहीं टच करके आया। अब इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखिएगा। गैप अप खुला, एक बीरिश बनाया, फिर ऊपर गया, ट्रेंड लाइन छुआ, दूसरा बार नीचे गिरा दिया। अब कल क्या कर सकता है? इसको हटा, ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुका है, इसलिए इसको अब रखने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुका है, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुका है, तो अब हम लोग को नया अपॉर्चुनिटी खोजना पड़ेगा। और क्या कहीं ट्रेंड लाइन दिख रहा है? गौर से देखिएगा तो एक ट्रेंड लाइन और दिखेगा। जो ये हाई बना है उसका पॉइंट लेके आइए और उसी पॉइंट से मान लीजिए अगर यहाँ देखा जाए तो एक ही ट्रेंड लाइन, ये परफेक्ट है। ठीक है। एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए? एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम लोग को दो स्विंग चाहिए, दो स्विंग लो और दो स्विंग, दो पॉइंट चाहिए। दो पॉइंट, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। और ये इसलिए यूज किया गया क्योंकि बाजार बैंक निफ्टी को देखिए कि यहीं से करवट लिया है। तो जहां से करवट लिया है, अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो आपको दिख जाएगा ये क्या पॉइंट है। ठीक, एक ये हो गया और दूसरा एक ट्रेंड लाइन, एक एक्सटेंडेड लाइन हम लोग खींचेंगे जो इस पे जाएगा। अब हम लोग ट्रेंड लाइन भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड लाइन देख के और ट्रेंड, आप ट्रेंड लाइन करेंगे ज़्यादा बेटर ये रहेगा। अब यहाँ से इसको टच करके देखिए। ठीक, देखिए ट्रेंड लाइन आपको हमेशा मिलते रहेंगे, खोजिएगा। अब यहाँ पे जो हम लोग ट्रेंड लाइन बनाए थे वो इसको पकड़ के बनाए थे। और एक ट्रेंड लाइन देखिए तो अगर इसको पकड़ के जो बना था ट्रेंड, ये ब्रेकआउट हो चुका है इसका। लेकिन अभी बचा हुआ कौन सा है? अभी बचा हुआ है ये वाला और दूसरा ये वाला। इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा दें और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, टच करते हुए थोड़ा सा बस में, हाँ, इसको थोड़ा सा और पीछे, बस ये भी थोड़ा सा बस इसको हम्म, इसको थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए। एक ये ये रख सकते हैं यहाँ पे। जब तक इस रेंज में है, जब तक इस रेंज में है तब तक इस रेंज को फॉलो करेगा। और एक आज ये भी सपोर्ट पे है, पिछला कैंडल भी सपोर्ट पे था, और देख लिया जाए कोई दूसरा ट्रेंड लाइन हो सकता है। एक जो ये हम दादी जी ट्रेंड लाइन का बात किए थे,
हो सकता है यहाँ पे आए, लेकिन RSI नीचे है तो मे भी कहीं ना कहीं एक पुल बैक भी आ सकता है कल। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पे ब्रेकडाउन हुआ था, तो होप सो ब्रेकडाउन होगा। तो अगर होप सो अगर ब्रेकडाउन होता है तो कहीं ना कहीं गैप फिल करने चला जाएगा। अगर यहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है, ये गैप फिल करने और ये सस्टेन कर जाता है, इस ट्रेंड लाइन पे सस्टेन कर जाता है, तो उम्मीद है कि इसको अगर ये उस उम्मीद है कि ये 47,500 पे जाए, और नहीं तो इसको अगर क्लोजिंग देता है तो एक बार यहाँ टच करके 48,000 के आसपास, फिर उसके बाद एक गिरावट का मुहिम होना चाहिए। क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो आज पहले कॉल पुट में जो बाइक किया होगा उसको फंसाया, फिर कॉल में फंसाया। ठीक है, उसके बाद पुट से निकाल दिया लोगों को, और जब पुट से लोग निकल गए तो फिर वहां से एक शार्प सेलिंग आया। देखिए ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन के माध्यम से ही मतलब कुछ, ट्रेंड लाइन के माध्यम से ही आप कुछ कर सकते हैं। अब देखिए आज क्या हुआ, अगर मान के चलिए जैसे ये ट्रेंड लाइन, पहला ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, अब जब तक इस ट्रेंड लाइन के पास है तब तक आपको कहाँ बैठना है, कॉल में बैठना है। इसको ब्रेक कर दिया, आपको अब कहाँ आ जाना है, पुट में आ जाना है। लेकिन पुट में डायरेक्ट नहीं आना है। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए कोई पैटर्न होगा जैसे ये, अब यहाँ पे ये तो यहीं पे काम कर रहा है ये रेजिस्टेंस का, और जब ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो आपको इसी को रेजिस्टेंस मान के, ये थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम का था तो इसको टच, हमें इसको यहाँ जैसे टच कीजिएगा तो देखिए ये टच हो जाएगा, और देखिए क्या गिरावट आया है। और देखा जाए तो देखिए इसको हटाइएगा तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनता है, ये देखिए। अगर मान लीजिए कोई अगर बनाता है, ये जैसे यहाँ पे बनाता है तो यहाँ से तो इसे पता चलता है यहाँ एक स्टैंडर्ड लाइन का यूज कीजिए। जब एक स्टैंडर्ड लाइन के दो कैंडल को मिलेगा, एगो ये यहाँ तक तो आपको कल पता था। ठीक है, ये वाला तक देखिए, एक मिनट तो सर, मतलब इस जगह तक जहाँ से ये ब्रेकआउट किया था, आज देखिए सेम पैटर्न में ब्रेकआउट हुआ। अब फिर कल क्या हो सकता है, एज पर करंट सिनेरियो ऊपर यहाँ तक जाए, हो सकता है यहाँ तक जाने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, देखिए 1 2 3 4, इस टाइम फ्रेम पे पांचवा बार हो जाए तो हो सकता है पांचवा बार तोड़ दे अगर ऊपर की ओर जाए तो। और डाउन साइड की तरफ देखा जाए तो डाउन की साइड की तरफ 1 2, अभी दूसरी बार ही किया है ये, इससे पहले ये एक रेजिस्टेंस था, मतलब ये रेजिस्टेंस लेके एक रेजिस्टेंस दो, तीसरा बार में ब्रेक कर दिया था। तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और ऊपर जाए बैंक निफ्टी, एक ऐसा होप है। अब ये कोई गारंटी नहीं कि ऐसा हो ही जाएगा, और जैसा डेटा बनेगा। और दूसरा देखा जाए कि यहाँ पे एक, अगर RSI में देखें तो यहाँ पे भी ये डब्लू बन रहा है, ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डब्लू बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर डब्लू बनना है तो इसको, अगर अगर इसको यहाँ अगर गिरना भी है तो 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे लाइए, तो आपको 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे भी आपको यहाँ तक का पोजीशन दिखता है, एक बार यहाँ आना चाहिए। अब ये देखिए ये कहाँ पे आज रुका है, अगर इसको इसको देखिए, इसको अगर थोड़ा सा इससे टच कीजिएगा तो आपको ये पॉकेट मिल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाइन टच करता ही है, ये मान के चलिए। और ये आज का है, अब हम लोग पुट कॉल रेशियो पे एनालिसिस करेंगे। चार्ट मतलब कभी भी देखिए ये, अगर डेटा, अगर आप PCR अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो एक किसी चीज को आप पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप RSI को ले रहे हैं तो आप RSI पे ही काम कीजिए, अगर आप PCR पे काम कर रहे हैं तो PCR पे काम कीजिए, और आपको सपोर्ट ये क्या कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये ट्रेंड लाइन पे काम कर रहे हैं तो उस पे काम कीजिए।
लेकिन हम अपना पर्सनल जो मेरा अपना विचार है, वो आप लोग का नहीं हो सकता, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? ये मेरा अपना विचार है। हमको ज़्यादातर कन्विक्शन ज़्यादातर पीसीआर एक हो जाता है मेरा, दूसरा कन्विक्शन सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। ट्रेड में अगर हम बैठे हैं, जब तक ट्रेंड लाइन चल रहा है तब तक हम ट्रेड में बैठे हैं, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया हम भी निकल जाते हैं, कोई मतलब नहीं है आपको। अब सबसे पहले हम लोग जो करते थे, नीचे आएंगे। अब इसका हम लोग पहले पीसीआर चेक करेंगे कि इसका पीसीआर क्या है। तो पीसीआर का चेक करने का एज यूजुअल फार्मूला डेली का वही है, और कुछ नहीं है। पुट पहले 219 डिवाइडेड बाई 5002 सात, सॉरी 704 पीसीआर। पीसीआर 0.48। देखिए, ये भी पीसीआर ओवरसोल्ड जोन में मान सकते हैं इसको, क्योंकि 4 को छू देता है ना, 4 के आसपास ओवरसोल्ड आ जाता है। तो पीसीआर ओवरसोल्ड है, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने का चांसेस एक दिख रहा है, क्योंकि पीसीआर अगर ये जाना भी हुआ ना, तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड, देखिए ओवरसोल्ड का रेंज भी होता है। 0.5 से अमूमन देखे हैं कि 0.5 से 0.4 तक जब चला जाए, तब एक बाउंस बैक आना ही आना है। देखिए, पीसीआर का बात अनिल सिंघवी सर भी करते हैं, हम देखते हैं लगातार, इसलिए आप लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं पीसीआर पे। पीसीआर निकालिए, बाय डिफॉल्ट निकालिए, आपके सामने डेटा अवेलेबल है, उसके आधार पे निकालिए। ये भूल जाइए कि यहाँ कौन बैठा हुआ है। सपोज अगर मान के चलिए, अगर आप कोई सामान परचेज करके लाते हैं, मान लीजिए कोई आदमी गया कार खरीद के लाया, तो कार खरीदा, तो कार, एक आदमी गाड़ी खरीदा दूसरे आदमी से, तो एक आदमी बेचा, दूसरा आदमी खरीदा। यहाँ भी सेम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब उनका मुनाफा बेचने के बाद होता है, और हमारा क्या होता है, हमको तो गाड़ी का यूज करना है। तो इसका बिहेवियर समझिए कि कौन सा चीज कौन पे। अब जैसे कॉल हो, कॉल बाय करना हो, चाहे कॉल पुट, पुट बाय करना हो, चाहे पुट सेल करना हो, दोनों में क्या है, एक प्राइस है। एक प्राइस पे कोई सेल कर रहा है, एक प्राइस पे कोई बाय कर रहा है। बाय का मतलब, हम का मेरा विचार है कि यहाँ से नीचे जाना चाहिए। बाय में भी पैसा बनता है, कॉल में भी, सेट शॉर्ट में भी पैसा बनता है। आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए बस, आपको पैसा देगा ही देगा। और हाँ, बाय में अगर बैठ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप सेलर हैं। क्या? बाय में बैठ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सेलर हैं, और आपका बाई में मान लीजिए जो मार्जिन लगता है सेलिंग में, 1 लाख रुपया, आपका 1 लाख रुपया उस ट्रेड पे लग गया है। और उस हिसाब से आप अपना एसएल भी कैलकुलेट कीजिए, और उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट परसेंटेज भी होना चाहिए। क्यों आप सोचते हैं कि हम बस प्रीमियम को बाय कर रहे हैं, मेरा 2,000 ही लग रहा है? आप सोचिए, 2,000 नहीं लग रहा है, ये 2 लाख रुपया लग रहा है। जिस दिन इस माइंडसेट से आप लोग काम कीजिएगा ना, बाय कीजिएगा ना, देखिए सेलर भी एक इंसान है, वो उसको भी डर लगता है। अगर जिसके पास ज्यादा पैसा है, तो थोड़ी है क्या अनाधुन कर सकता है, वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता है अनाधुन, कुछ वैसा नहीं है। वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान है। आप बाय कर रहे हैं, वो सेल कर रहा है। अब जैसे हम शोरूम से कार खरीदने जाते हैं, अब शोरूम वाला हम लोग को सेल करता है, वो क्या सेल कर रहा है, तो उसका अपना एक काम है। तो उसी तरह उनका एक ये समझ लीजिए कि इनका काम है सेल करना। पैसा तो बराबर लग रहा है ना। अब यहाँ क्या है कि यहाँ सिस्टम है ऐसा, बात को समझिए। कार का पूरा आप पैसा देते हैं, तो उसका कमीशन काट के जो सिस्टम के साथ, मान लीजिए जिसका कुछ फ्रेंचाइजी का एथी होगा, चाहे उसका कोई मार्जिन होगा, तो उस मार्जिन मनी के बाद वो एरिया करता है। यहाँ क्या है कि यहाँ एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम को समझिए क्या है। कॉल अगर कॉल मान लीजिए आप बाय कर रहे हैं, तो जो सेल कर रहा है उसको मार्जिन कितना लग रहा है? उसको मार्जिन ज्यादा लग रहा है। तो एक्सचेंज को मतलब नहीं है कि मार्जिन कोई एक आदमी देना चाहिए। सपोज आप अपना ही 2 अकाउंट ले लीजिए, और एक में बाय करिए, एक में सेल कीजिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक में मेरा ज्यादा मार्जिन लग रहा है, एक में मेरा कम मार्जिन लग रहा है। क्योंकि एक में आप बाय कर रहे हैं, एक में आप सेल कर रहे हैं। तो उसी तरह दो आदमी को समझ लीजिए कि दो आदमी, एक आदमी बायर है, एक आदमी सेलर है।
कॉन्ट्रैक्ट एक हो रहा है, दो आदमी के बीच में सौदा एक हो रहा है, तो सौदा का टोटल कॉस्टिंग क्या हो गया? जो एक्सचेंज ने पैसा लिया मार्जिन के रूप में, जो प्रीमियम वो आपसे रिसीव कर रहा है, वो टोटल कॉस्ट जोड़िए, एक सौदा हो गया। और उसी हिसाब से एसएल काउंट कीजिए। पहला, अगर डायरेक्शन आपका सही है तो आपका बाय में भी पैसा बनेगा, आपका सेल में भी पैसा बनेगा। अगर डायरेक्शन गलत है तो आपका ना बाय में पैसा बनेगा ना सेल में। इसलिए ये कॉन्सेप्ट निकाल ही दीजिए कि आपको सेलिंग करना है कि बाइंग करना है। बाइंग के लिए चाहिए, देखिए थीटा डीके काम करता है, लेकिन हम तो यहाँ देखते हैं, ज्यादातर देखे हैं कि एक मूवमेंट आता है, थीटा डीके भरा जाता है, जैसे हवा खत्म हो गया, अब हवा भरने के लिए एक ऊंचा सा मूवमेंट, जब भी मूवमेंट आया उसमें क्या करता है, बाहर निकल जाता होगा, और उस मोमेंट का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो कुछ जैसे दो है तो दो रूल्स, कुछ सेलर्स के साथ थोड़ा थीटा डीके है, लेकिन आपका दोस्त मोमेंटम है। आपका दोस्त कौन है? मोमेंटम है। और सेलर का दोस्त थीटा डीके, डेल्टा, डेल्टा आप ही का दोस्त है। डेल्टा अगर बढ़ रहा है तो आपको ज़्यादा पैसा मिलने का चांसेस है। उसी तरह ये ऑप्शन में देखा जाए, एज पर डेटा तो ये ओवरसोल्ड जोन में दिख रहा है, कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग हो भी सकता है, लेकिन डाउन, अगर ये गैप डाउन हुआ, लेकिन देखा जाए कि दो ही बार अभी दो ही कैंड टच किया है, क्योंकि यहाँ तो ब्रेकआउट हुआ था ना, ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेस्ट किया, फिर यहाँ पे एक अपर बनाया, फिर यहाँ एक, तो इस हिसाब से अभी इसको नहीं लेके चलेंगे। अगर देखा जाए तो एक बार ई ऊपर छुआ, इधर नीचे छू लिया, ऊपर छू लिया, तो नीचे छुएगा ई। अगर अभी का ई रीजनिंग देखा जाए, यहाँ से रीजनिंग देखिए, अगर यहाँ से रीजनिंग हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग रीजनिंग पढ़ते थे, तो मान लीजिए एक बार यहाँ टच, यहाँ ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से ऊपर छू दिया, ठीक है, ऊपर वाला लाइन को टच करके आ गया, अब क्या करने आएगा, नीचे वाला लाइन को टच कर दिया, फिर जब नीचे वाला को कर दिया तो फिर ऊपर चला गया टच करने, फिर उसके बाद देखिए कि यहाँ पे नीचे इस लाइन को टच नहीं किया था, एक दूसरा लाइन को टच किया था, इसलिए ये इस लाइन को टच करने आ गया, और इस लाइन को टच करने आ गया तो ई बोला कहा कि भैया अभी तुम छुआ कहाँ है, आधे से भाग के आ रहा है, तो अब ई नीचे आ गया। अब कहीं ना कहीं हो सकता हो इस रेंज के हिसाब से, जैसे ये सिनेरियो काम कर रहा है, ये साइकोलॉजी बोलिए चाहे सिनेरियो बोलिए चाहे रीजनिंग बोलिए, अब तो इसको रीजनिंग समझते हैं, क्योंकि रीजनिंग में ही आपको दिखता है कि कैसे पैटर्न चल रहा है। बिहेवियर, आपको बिहेवियर, रीजनिंग, रीजनिंग क्या था, आपको थोड़ा बहुत देख के, जो चार गो सवाल होता है, चार गो मतलब जो ग्राफ फिगर दिया रहता है, उसे देख के आपको रीजनिंग का अंदाजा लगाया जाता है, उस पर नंबर में क्या सिक्वल बैठा हुआ है। तो जस्ट लाइक वो रीजनिंग, ये इस चार्ट पैटर्न, ये सारा चीज एक तरह का रीजनिंग है, ठीक है। हम तो रीजनिंग ही समझते हैं इसको। अब देखिए ये रीजनिंग, अगर रीजनिंग मेरा अभी तक का जो रीजनिंग बैठ रहा है, वो कहीं ना कहीं कल हो सकता है यहाँ जाए, मतलब हो सकता है ऊपर जाए, एज पर रीजनिंग, एज पर करंट मार्केट सिनेरियो, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है, कहीं ना कहीं पोजीशन हल्का होगा। देखिए जब तक 0.8 पे नहीं आ जाता है तब तक कन्विक्शन नहीं बनेगा। अब मान के चलिए पीसीआर यहाँ अभी तक घट रहा है, अगर पीसीआर घट रहा है तो प्राइस गिर रहा है, गिरेगा। अगर पीसीआर कल ओवरसोल्ड में से अगर उसको निकल के जाना है तो क्या होगा, पीसीआर 0.48 से बढ़ के ऊपर की ओर जाएगा, यानी 0.6, 0.7, 0.8। और ये जब तक पीसीआर बढ़ रहा है तब तक आपका गिरावट नहीं आएगा। अगर आप हर 5 मिनट पे आप ठान लिए कि हम पीसीआर का वैल्यू लिखेंगे, तो आप एक व्हाइट पेज ले लीजिए और देखिए। अच्छा ये बताइए, एक एक चीज कभी सोचे हैं आप लोग, दुनिया भर का इंडिकेटर बना दिया लोग, लेकिन ये पीसीआर वाला काहे इंडिकेटर नहीं बनाया? हम्म, हम तो हर जगह चार्ट लगा के देखेंगे, कहीं पीसीआर मिल भी नहीं करता है, पुट कॉल रेशियो का इंडिकेटर सटीक। एक जगह एक देखे भी थे, तो वो क्लियर डेटा दे नहीं रहा था, वो चार ऊपर चार नीचे का स्ट्राइक प्राइस को लेके वो कर दे रहा था। इसीलिए मान के चलिए, क्योंकि पीसीआर पे ही सारा गेम है। क्या कि उसी के आधार पे पोजीशन, क्योंकि वो
आदमियों का जितना मतलब वो जितना पोजीशन है उसी के आधार पे वो पीसीआर डिजाइन होता है, चाहे बनाता है। और ये चीज आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आएगा कि किस पॉइंट पे क्या होता है। अगर पीसीआर नीचे है, मान लीजिए 0.48 पे अभी हम लोग जो पीसीआर चेक किए हैं, तो कल ये अगर 0.4 से ऊपर बढ़ना स्टार्ट किया तो देखिएगा प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट करेगा। अगर ये नीचे हो रहा है तो कहीं अगर नीचे होना है तो ये भी हो सकता है कल एक गैप डाउन दे और गैप डाउन देके ऊपर लेके जाए। लेकिन ओवरसोल्ड पीसीआर है तो कहीं ना कहीं उसको हल्का तो करेगा ही, ये मान के बैठिए। काहे उसका भी कहानी बता दे रहे हैं। मान के चलिए कि अब हाई सब में तो कुछ बचा है नहीं, इस सब को तो खा लिया है सेलर। तो अगर फिर से इसमें हवा भरना होगा तो क्या करेगा, एक थोड़ा सा बाजार को ऊपर ले आएगा। अब ये सब में क्या है कि आज हवा भरा है, तो अगर मैं यहाँ कोई पुट खरीदा होगा तो अगर वो उसको भी प्रॉफिट हो रहा होगा, तो कल इसको अगर प्रॉफिट नहीं कमाने देना है तो कल बाजार को गैप अप खोल देगा तो इसका लॉस होगा। ये उकता के जब काटेगा क्या कि इसको रिग्रेट होगा प्रॉफिट नहीं काटा है। एज पर हम जो रिटेल का जो मतलब जो आदमी का सोच होता है रिटेल का उसका बता रहे हैं कि मतलब जो एक आध रिटेल नहीं बोलेंगे, एक आदमी का बोलेंगे कि आदमी का साइकोलॉजी किस तरीके से काम कर सकता है और जो बड़ा प्लेयर है वो कैसे गेम खेल सकता है। चाहे बाजार कैसे मान लीजिए बाजार को हम लोग मास्टर मान लें, तो अगर ये पुट वाले को पैसा आज दिया है, ठीक है, आज पुट वाले में तो हवा भरा है, तो हो सकता है कि कल ऊपर खोल दे इस सब में हवा भरने के लिए, और उसके बाद इसको रिग्रेट अगर कराना होगा तो बाजार को धक्के तोड़ देगा पुट को। जिससे भगवान अपने पे कुछ नहीं लेते हैं वैसे बाजार अपने पे नहीं लेता, बोलता कि हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप उस ट्रेड में नहीं रहते हैं। आप देखिए कि आप उस ट्रेड में नहीं रहते हैं, बाजार वहां चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड में रहिएगा तो आप हम लोग का क्या है ना कि हम लोग निकल जाते हैं। अगर आप रह जाइएगा तो आपको पैसा बन जाएगा, नहीं रहिएगा तो नहीं बनेगा। इतना कौन बना रहा है बताइए। अगर बड़ा प्लेयर को निकलना होगा, मान लीजिए किसी के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, अगर एक बार में अगर उसको निकलना होगा मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा ऑर्डर लगा रहता होगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कह पाना बहुत मुश्किल है ये क्या है नहीं है, क्या कि यहाँ एक ही चीज को एक आदमी बाय कर रहा है, एक ही चीज को एक आदमी सेल कर रहा है। एक आदमी को ज्यादा मार्जिन लग रहा है, एक आदमी को कम लग रहा है। तो जिसको कम लग रहा है वो आप हीरो मत समझिए, वो आपसे ज्यादा पैसा लेके बैठा हुआ है तो उसको ज्यादा लग रहा है, उसका भी प्रॉफिट रेशियो उतना ही है जितना आपका प्रीमियम है उसका प्रॉफिट वही है। ठीक है। तो उसी तरह है कि आप ये सोच के चलिए, कभी भी मान के चलिए अगर आप कोई भी ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो आपका 1.5 लाख का कैपिटल लगा है, आप लॉस उसी हिसाब से लीजिए। ठीक है। और दूसरा, अगर आपका सिंपल सा बात, हम एक बात ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक लॉट सेल करने का पैसा है ना, अगर आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपया है, एक लॉट के अलावा एक लॉट से ज्यादा का काम करबे मत कीजिए, क्योंकि आपके पास सेलिंग कैपेसिटी नहीं है। ठीक है। जब सेलिंग कैपेसिटी नहीं है तो आप मत बाय कीजिए। ताकि काहे कि आप हेजिंग हेजिंग करिएगा तो क्या होगा, हेजिंग करने से क्या होगा आप सोचिएगा रिलैक्स। लेकिन हेजिंग हेजिंग करना चाहिए जब आपका कन्विक्शन सही हो, आपको लग रहा है कि आप हेजिंग करना चाहते हैं, हेजिंग करके मार्जिन, अगर आप हेजिंग भी कर रहे हैं तो लॉट नहीं बढ़ाइए, हेजिंग भी कर रहे हैं लॉट नहीं बढ़ाइए। काहे कि एक लॉट में काम कीजिए, जित आप अपना अकाउंट के हिसाब से कीजिए। सिंपल सा एक फॉर्मूला जो कहा जाता है कि सेम, अगर आप मान लीजिए कोई सामान बेचने में किसी को अगर 1 लाख रुपए लग रहा है और आपका कैपिटल अगर 1.5 लाख का है, तो आपका एक लॉट में ही काम होना चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तब जाके आप 10 लॉट कीजिए, अगर आपके पास 20 लाख रुपया है तब जाके आप 20 लॉट कीजिए। लेकिन जब तक, क्योंकि पैसा आप अपने आप को सेलर समझिए पहले। अगर सेलर से पैसा कमाना है तो अपने आप को पहले आप सेलर समझिए, उसके बाद पैसा क्यों नहीं कमाइएगा, और जरूर कमाइएगा।
अब देखिए अभी तक का क्या सिनारियो बैठ रहा है। अभी तक का जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 47,000 पे है, क्योंकि यहाँ पे राइट किया हुआ है कॉल को, पुट को, सॉरी पुट को। और जो अभी करंट सिनेरियो दिख रहा है वो आज के ही 1,25,000 ऐड हुआ है। लेकिन एक तरह से बता दे रहे हैं कि अभी जो बैंक निफ्टी में डेटा बना है वो बहुत कम है, मतलब कंपेयर दूसरे जगह। अगर मान लीजिए रिटेल पार्टिसिपेंट कम हो गया है, तो कहीं ना कहीं अगर रिटेल पार्टिसिपेंट को भरना है तो हो सकता है बाजार एक तरफा रैली कहीं दे, डाउन साइड की तरफ दे रहा है तो, क्योंकि ऐसा नहीं करेगा कि मतलब हो सकता है पार्टिसिपेंट घट जाए, तो कहीं ना कहीं अलग तरीके से देखिएगा। लेकिन पीसीआर डेटा ये हमारा कह रहा है कि बाजार ओवरसोल्ड में है, कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है, और उसी हिसाब से आपको ट्रेड भी लेना है। चलिए आज तो बैंक निफ्टी में ही थोड़ा ज़्यादा बात हो गया, तो बाकी लेकिन जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या हो रहा है। सिर्फ ऑप्शन चैन का डेटा देखते हैं, चार्ट आज नहीं देखेंगे। HDFC बैंक, सॉरी HDFC। अब HDFC का सबसे पहले देखिए, आपका पहला काम ये रहता है कि आप पीसीआर चेक कीजिए, पीसीआर क्या चल रहा है। तो इसका पीसीआर चल रहा है 25,383 डिवाइडेड बाई 64755। अच्छा ये प्लस हो गया, सॉरी। 25,383 डिवाइडेड बाई 64755। देखिए HDFC का तो पीसीआर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में जा चुका है। ओवरसोल्ड इसको बोल सकते हो सकता है 30 भी आए, लेकिन सोल्ड ओवरसोल्ड है। ठीक है 39 हो सकता है 0.35 तक। अब इसको आप नोट कर लीजिए कि ये पीसीआर हम देखें, और इस पीसीआर पे अगला दिन HDFC बैंक कैसे रेट किया, उसके बगल में कॉलम में लिख दीजिए कि ऐसे किया। और उसके बाद देखिए कि पीसीआर बढ़ रहा था तो क्या किया, घट रहा था तो क्या किया। देखिए डेटा तो लिखना पड़ेगा एक कॉपी में। मान लीजिए एक जगह एक पेज में HDFC का चार्ट बनाइए, एक पेज में बैंक निफ्टी का लिखिए, एक पेज में, और हर 10 मिनट पे एक डेटा एनालिसिस करते रहिए। तो इससे क्या होगा, तभी मैं देखिए जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होना है। दूसरा चीज़ देखा जाए यहाँ पे, अभी क्या है 620। ठीक है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये 620 है, इधर इधर 125। हो सकता है कि एज एज पर डेटा, एज पर डेटा तो दिखता है कि 1685 जो है वो मेक और ब्रेक लेवल था। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो सिनारियो कह रहा है कि एक 16,000 पे भी जा सकता है। अगर 16,000 1650 टूटा तो ये 1600 के आसपास आ जाना चाहिए, क्योंकि लेकिन इधर कन्विक्शन क्यों मिल रहा है कि नीचे जाना, डाउन साइड नहीं दिख रहा है, क्योंकि इधर पुट शॉर्ट के, अगर मान लीजिए देखा जाए कि इधर पुट में ज्यादा पोजीशन। ठीक है, अगर नीचे जाता है तो इस सब में पैसा बनेगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अगर ये पीसीआर ओवरसोल्ड हो चुका है तो कल कहीं ना कहीं HDFC बैंक ऊपर जाएगा, और HDFC बैंक ऊपर जाएगा तो कौन ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी भी ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि एज पर पीसीआर डेटा देखिए होने का कुछ भी हो सकता है। हम, मेरा ये अपना विचार है, आप लोग अपने हिसाब से ही देख के, हम जो बता दिए हैं, जो हिसाब से आपको जो दिख रहा है समझ में आता है तो उसी हिसाब से कीजिए। नहीं तो ये हम किसी को कोई नहीं बोल रहे कि गिरवे करेगा चढ़वे करेगा।
ठीक है, बैंक ये बाजार है, कुछ भी प्रिडिक्ट करना सही नहीं है। डेटा के आधार पे जो है वो हम बोल रहे हैं, जो एज पर डेटा कह रहा है उसी के आधार पे हम बता रहे हैं, जो इसमें हमको दिख रहा है, जो हम मेरा अपना समझ है, हो सकता है आपका कुछ और हो, मेरा अपना ये समझ है, तो उसी हिसाब से हम बता रहे हैं। अब मान लीजिए रिलायंस को भी देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री का पीसीआर चेक कर लीजिए क्या है सबसे। देखिए सबसे पहले पीसीआर चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पीसीआर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पीसीआर कभी भी पीसीआर चेक कीजिए, इंपॉर्टेंट है पीसीआर। अगर देखा जाए तो यहाँ पीसीआर, अच्छा, ईवी ओवरसोल्ड में ही होगा क्योंकि इधर 34 है, उधर 84 है। मान ली 35696 डिवाइडेड बाई 84980, 0.42, मतलब बैंक निफ्टी से थोड़ा सा एक मिस्टेक। अब इससे एक अंदाजा लग जाएगा कि कितना पीसीआर पे रिएक्ट कैसे कर रहा है। आईसीआईसी को देख लीजिए बस, उसके बाद बाकी देखते। डबल टू जीरो टू सेवन, 0.47, ये भी पीसीआर ओवरसोल्ड की ओर जा रहा है देखिए। और यहाँ पे देखा जाए तो सपोर्ट तो यही है 980, ये भी डाउन साइड कम लग रहा है। खूब से खूब जाएगा तो नीचे नहीं जाएगा। अब हो सकता है ये कल डिफेंडर का काम करे, ये ऊपर ही जाना चाहिए जहां तक ऐसा लगता है, ऊपर ही जाना चाहिए शायद, क्योंकि ये डेटा बता रहा है। चलिए आज इसी के साथ थोड़ा अलविदा करते हैं, कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया। देखिए हम मेरे इस मेहनत पे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। इस तरह का डेटा हम और लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट।